ये कहानी है ट्रेन में फ्रूट बेचने वाले की, जिसने भारत सरकार को चूना लगाकर 30,000 करोड़ का स्कैम कर दिया था। ये सच्ची घटना पर आधारित है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अब्दुल करीम तेलगी ने एक बार की लड़की के ऊपर 90 लाख रुपए उड़ा दिए। इससे उसके साथ काम करने वाले पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिसर सबको पता चल गया कि तेलगी ने खूब माल जमा कर रखा है और ये हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बांट रहा है। फिर उन सबकी भूख बढ़ जाती है और अब्दुल के पास नई डील के लिए फोन आने लगते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। समय था 2001 का। कर्नाटक में एक कन्नड़ सुपरस्टार जिसका नाम जीवराम था, उसका अपहरण हो जाता है। इस सुपरस्टार का फैन बेस बहुत तगड़ा था, इसलिए कर्नाटक में दंगे होने लगते हैं। फिर डाकुओं ने 15 करोड़ की डिमांड की। ये एक बहुत बड़ी फिरौती थी और सरकार इसके लिए रेडी नहीं थी। डीजीपी मैडम कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बड़ी तबाही होगी, हमें कोई तो रास्ता निकालना होगा। उधर तेलगी ने पिछली रात जो भसड़ मचाई थी उसके लिए वो टेंशन में था, क्योंकि उसका साथ देने वाले सब लोग लालची हो गए थे। जेके कहता है हमें पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि वे बदले में प्रोटेक्शन देते हैं। अब्दुल कहता है पैसे तो मैं दूंगा लेकिन इन सबको जूती के नीचे ही रखूंगा। फिर वो अपने सभी लकड़बग्गों को फोन करके उनकी कीमत पूछता है। कोई 3 लाख तो कोई 2 लाख मांगता है हफ्ते का, और अब्दुल इन सब की रिकॉर्डिंग कर लेता है ताकि इन सबको अपनी जूती की नोक के नीचे रख सके। लेकिन मोरे ने 30 लाख रुपए मांग लिए थे। इन सबको ये नहीं पता था कि ये रकम अब्दुल के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस हरकत ने अब्दुल को शाना कर दिया था। फिर वो बैंक जाता है और वे सारी रिकॉर्ड की हुई टेप लॉकर में रख देता है और उसकी चाबी जेके को दे देता है। तभी कर्नाटक से शेख का फोन आता है। अब्दुल पूछता है आपको क्या चाहिए। शेख साहब कहते हैं कि सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती, कर्नाटक आ जाओ। जब अब्दुल उसके पास जाता है तो वो बताता है कि सुपरस्टार को छोड़ने के लिए चंदन चोर ने 15 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब सरकार वो पैसा देगी नहीं। भारत में आरबीआई के बाद सिर्फ तुम ही हो जो इतना रुपया निकाल सकते हो। अब्दुल कहता है खेल बड़ा है, दाम तो मैं लगा दूंगा लेकिन बदले में सलीम के लिए कर्नाटक में मिनिस्ट्री चाहिए। शेख को ये सौदा मंजूर नहीं था, इसलिए अब्दुल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेख राजेश के पास फोन करता है, जो कि डीजीपी मैडम और ये जो मंत्री संतरी हैं इनका चेला था। शेख बताता है कि तेलगी ने मना कर दिया है। रास्ते में सलीम अब्दुल को कहता है कि आपकी भसड़ के बारे में भाभी को भी मालूम हो गया होगा। फिर रात को अब्दुल अपने घर जाता है, उसकी वाइफ उससे बात नहीं करती। फिर जब सुबह वो उठकर देखता है तो उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर वहां से जा चुकी थी। फिर वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है। उसकी वाइफ कहती है कि आज के बाद हमारे पास फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर राजेश डिप्टी कमिश्नर अरविंद को अब्दुल करीम तेलगी की फाइल देता है और कहता है कि याद रहे हाथ मरोड़ना है, तोड़ना नहीं। फिर कमिश्नर रजनीकांत नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उसे बताता है कि 2-3 साल से शहर में नकली स्टैम्प पेपर का काम चल रहा है, जिसके पीछे अब्दुल करीम तेलगी का हाथ है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि आज स्टैम्प पेपर की डिलीवरी होने वाली है। उधर सुलेमान की माँ अब्दुल से मिलने जाती है और कहती है कि 7 महीने हो गए वो मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन पैसे टाइम से भिजवा रहा है। क्या आप उसे बोल देंगे कि उसकी माँ को उसकी याद आ रही है। अब सुलेमान बेचारा आएगा कहाँ से, क्योंकि उसको तो अब्दुल ने मार दिया था। फिर उसे सुलेमान दिखाई देने लगता है। अब्दुल की शुगर डाउन हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उधर रात के समय रजनीकांत अब्दुल का एक ट्रक भी पकड़ लेता है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि ट्रक के अंदर 90 लाख के स्टैम्प पेपर थे। अब ये खबर फैल जाती है और सदन तक पहुंच जाती है। ओपोजिशन पार्टी के लीडर अन्ना को कीचड़ उछालने का मौका मिल जाता है और बात बिगड़ जाती है। अब्दुल हॉस्पिटल में था तो उसके पास सलीम का फोन आता है। वो बताता है कि बेंगलोर में हमारा ट्रक पकड़ा गया, तुम्हें पता है ना उसके पीछे किसका हाथ है। फिर अब्दुल बेंगलोर पहुंच जाता है। वो शेख को लेकर राजेश के पास जाता है। अब्दुल राजेश को कहता है कि मुझे मेरे सारे आदमी बाहर चाहिए और एसपी रजनीकांत की लगाम को थोड़ा टाइट करो। राजेश कहता है बस 10-15 दिन की बात है, मैं तुम्हें क्लीन चिट दिलवा दूंगा। फिर अब्दुल उसे 15 करोड़ रुपए हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि ये मेरा छोटा सा योगदान है। अब इन पैसों से कन्नड़ सुपरस्टार जीवराम को भी छुड़ा लिया जाता है। फिर वापस बॉम्बे जाकर अब्दुल डॉक्टर अमर बेदी से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, यू आर HIV पॉजिटिव। अगर तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहे तो तुम्हें जल्द ही एड्स भी हो जाएगी। ये बात सुनकर अब्दुल टेंशन में आ जाता है। फिर वो अपनी छम्मक छल्लो के पास जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है तूने मुझे गंदी बीमारी दे दी, लेकिन उल्टा वो लड़की उसके सिर पर चढ़ जाती है। वो कहती है चला जा यहाँ से, नहीं तो चप्पल से पीटूंगी। तूने मेरी लाइफ खराब कर दी, तूने मुझे भी ये बीमारी दे दी होगी, जाके संभाल अपनी वाइफ को, कहीं तूने ये बीमारी उसे भी तो नहीं दे दी। फिर जेके उसे समझाता है कि तुझे एक बार तो जाकर भाभी से मिलना चाहिए।
चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है। वो अपनी वाइफ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ अब की बार उसकी बातों में नहीं आती। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि अगर तू कहती है तो मैं अजमेर जाकर कसम खा लूंगा कि आज के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर नवंबर 2001 में अब्दुल अपनी वाइफ के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह जाता है। दूसरी तरफ रजनीकांत ओपोजिशन लीडर अन्ना के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने स्टैम्प पेपर केस पर पूरी छानबीन करके 26 नामों का पता लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे इस केस से हटा दिया। अब ये नाम मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप ही कुछ कर पाओ। फिर अन्ना जनता में जाकर सरकार को धमकी देता है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं खुद को जला लूंगा। फिर डीजीपी मैडम कमिश्नर अरविंद को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि इन नामों में से कितने लोगों पर कार्रवाई की। कमिश्नर चुप रहता है। फिर वो कहती है कि ये सबसे आखिरी वाला कौन है? अब्दुल करीम तेलगी। ये किसी पार्टी का बंदा नहीं लगता, उठा लो इसे। फिर कमिश्नर ये बात जाकर राजेश को बताता है। राजेश कहता है तो इंतजार किसका है, उठा लो उसे। फिर कमिश्नर खुद अब्दुल को गिरफ्तार करने के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह जाता है। उसे एक बार फिर से उसकी फैमिली के सामने ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ राजेश भी आया था। अब्दुल कहता है 15 करोड़ रुपए दिए थे मैंने ताकि मुझे कोई हाथ ना लगा पाए। राजेश कहता है हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ 90 दिन की बात है, तब तक अन्ना चुप हो जाएगा और तू भी बेल पर बाहर आ जाएगा। जेल में तुझे कोई भी कमी नहीं होने देंगे। फिर अब्दुल करीम तेलगी को पकड़कर जेल में ले जाते हैं और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। जनवरी 2001 में जेके सलीम और वकील के साथ बेंगलोर की जेल में जाता है। वो अब्दुल को बताता है कि सबको लगता है तुम्हारा धंधा बंद होने की कगार पर है, इसलिए सबको अपना अपना पैसा चाहिए। फिर अब्दुल कहता है और ज्यादा माल छापो, धंधा बढ़ाओ और सबको ज्यादा रुपया कमा के दो। मुझे शेख ने फंसाया है, उसका तो मैं कोई और हल निकालूंगा। फिर अब्दुल शेख पर एलिगेशन लगाता है कि वो भी इस धंधे में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ओपोजिशन इस बात को खूब उछालते हैं। वकील आकर बताता है कि शेख की मिनिस्ट्री चली गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है, स्पेशल अपने केस के लिए। लेकिन अब्दुल को लगता था कि मुंबई हो या कर्नाटक, सारे मामलों उसकी जेब में है। फिर डीजीपी मैडम सूर्य प्रताप गहलोत को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि तेलगी की 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी 1 हफ्ते में खत्म होने वाली है। अब्दुल बाहर नहीं जाना चाहिए और हाँ, शेख से दूर रहना। फिर सूर्य प्रताप गहलोत अपनी एक छोटी सी टीम बना लेता है। फिर वे अब्दुल से सवाल जवाब करने के लिए कोर्ट की परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। फिर सूर्य प्रताप जाता है रजनीकांत के पास। रजनीकांत कहता है छोड़ो सर इस केस को, वरना आपका भी मेरे जैसा हाल होगा। सूर्य प्रताप कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, निचोड़ूंगा। तुम बस ये बताओ कि इतनी जल्दी 26 नामों तक पहुंचे कैसे? रजनीकांत कहता है सर 26 नहीं 25 नाम थे। अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो डीसीपी ने बाद में डाला है, अब्दुल का नाम जानबूझकर जोड़ा गया है। फिर सूर्य प्रताप जाता है वकील के पास। वकील उसे इनडायरेक्टली ब्राइब ऑफर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सूर्य प्रताप ईमानदार ऑफिसर है। सूर्य प्रताप कहता है अब्दुल को बोल देना जब तक नियम कानून से चल रहा हूँ, और एक बार उसके पीछे पड़ गया तो सारे नियम टूट जाएंगे। फिर वकील ये बात जाकर अब्दुल को बताता है कि सूर्य प्रताप में बहुत अकड़ है, अगर उसके हाथ अपने खिलाफ कुछ भी लग गया तो वो सॉलिड पंचनामा करेगा। उधर सूर्य प्रताप जो बाकी के 25 नाम थे उन लोगों के भी पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर सूर्य प्रताप डीजीपी मैडम के पास जाता है और कहता है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तेलगी को बेल मिल जाएगी और जो ये 25 नाम है ये सब फेक हैं, इन नामों के कोई आदमी नहीं है। मैडम कहती है इसीलिए तो ये केस तुमको सौंपा गया है। फिर सूर्य प्रताप जो माल ट्रक में से बरामद हुआ था वो देखने के लिए जाता है और कहता है कि दोबारा से इसका वजन करो, देखते हैं कितने का माल है। माल 90 लाख का नहीं बल्कि 9 करोड़ का था। फिर सूर्य प्रताप मुंबई जाता है। सबसे पहले वो अब्दुल की छमिया परवीना के पास जाता है और पूछता है कि वो तेरे से क्या क्या बात करता था। परवीना कहती है कि मुझे सिर्फ ये पता है कि उसका शादी के कार्ड छापने का बिजनेस है, उसके अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उस जगह जाता है जहां अब्दुल ने प्रेस लगा रखी थी। अंदर अभी भी मशीन चालू थी और पेपर छप रहे थे। पुलिस वाले ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला टूटने की आवाज से वहां पर एरिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन सब पुलिस वालों को वहां से भगा देते हैं। फिर सूर्य प्रताप उस मोहल्ले के पास पड़ा कचरे का डंपस्टर चेक करता है। कचरे में उसे वेस्ट स्टैम्प पेपर मिलते हैं और स्टैम्प पेपर में यूज होने वाली इंक का खाली डब्बा भी मिलता है। आज अब्दुल की रिहाई का दिन था।
लेकिन सूर्य प्रताप पंचनामा करता है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देता है। वो जज को बताता है कि सर अब सवाल 90 लाख का नहीं बल्कि 9 करोड़ का है। पहले कैलकुलेशन ठीक से नहीं की गई थी। अगर इतने रुपए के स्टैम्प पेपर किसी सरकारी दफ्तर से चोरी होते तो चोरी अब तक पकड़ी जाती, लेकिन ये स्टैम्प पेपर चोरी नहीं हुए बल्कि अब्दुल तेलगी की प्रेस में छापे गए हैं। एक ट्रक में 9 करोड़ का माल मिला है। ऐसे ही कितने ट्रक देश भर के अलग अलग राज्यों में गए होंगे। मेरा अनुमान है कि एक साल में 2500 से 3000 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर देश भर में बांट दिए जाते हैं। ये कोई फ्रॉड नहीं, स्कैम है। फिर अब्दुल राजेश के पास फोन करता है और कहता है कि मैं छोटे से लेकर बड़े सबकी जेब भरता हूँ और तुम लोग मुझे बेल भी नहीं दिला पाए। राजेश कहता है सूर्य प्रताप ने इतना बड़ा आंकड़ा खोला है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आंकड़ा बड़ा है तो अब हिसाब भी बड़ा होगा। दोबारा जेल जाने के कारण अब्दुल फड़फड़ा रहा था और अपने लकड़बग्गों को फोन कर रहा था। उसका ये फोन सूर्यकांत की टीम टैप कर लेती है। फिर सूर्य प्रताप मिनिस्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमने उसके फोन को टैप किया है, अब हमें परमिशन चाहिए कि महाराष्ट्र में जाकर छानबीन कर सके। लेकिन मिनिस्टर का पीए राजेश कहता है आपके पास महाराष्ट्र के जितने भी फाइंडिंग्स है वो आप हमें दे दीजिए, हम ये मुद्दा असेंबली में रखेंगे। असेंबली में सबसे ज्यादा मोरे चिल्लाता है और सबसे ज्यादा माल भी इसी ने खाया था। वो कहता है कि ये मौजूदा सरकार की नाकामयाबी है जो उनकी नाक नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया। अब बात तो सही थी कि महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टी वाले अब्दुल के दोस्त थे। फिर जादव पुणे के पुलिस कमिश्नर जगदीश सूरी के पास फोन करता है। जादव कहता है कि अब्दुल को अपने अंडर कर लो और गले से बांध कर रखो, फिर मैं तुम्हारा प्रमोशन करके मुंबई में ले आऊंगा। फिर वो डीजीपी मैडम हलानी को बेंगलोर भेजता है। वो अब्दुल की कर्नाटक से निकलने में मदद करने के लिए आई थी। वो अब्दुल की बात जादव के पीए से करवाती है। वो कहता है कि हम आपको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब्दुल मैडम को कहता है कि मैं जान गया कि आप पावरफुल हैं, लेकिन मैं भी कोई कम पावरफुल नहीं हूँ। सबसे ज्यादा पावर पैसे में होती है और वो मेरे पास बहुत है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आपकी भी सेवा की जाएगी। हलानी कहती है कि तुम्हें निकालने के लिए एक गाड़ी भरकर स्टैम्प पेपर लगेंगे। फिर उसके जाने के बाद अब्दुल रावत के पास फोन करता है और पूछता है कि ये हलानी कौन है। रावत कहता है कि वो एक नंबर की हरामी है, तुझे वहां से सिर्फ वही निकाल सकती है। फिर पुणे हाईवे के पास पुलिस वालों को एक स्टैम्प पेपर से भरी हुई कार मिलती है। फिर जगदीश सूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको बताता है कि हमने एक स्टैम्प पेपर से भरी हुई गाड़ी पकड़ी है। हमें शक है कि इस केस में अब्दुल करीम तेलगी कनेक्टेड है। अब सूर्य प्रताप भी एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें अब्दुल किसी को बोल रहा था कि एक बार महाराष्ट्र आने दो, 1-2 का 4 नहीं बल्कि 1-2 का 400 बना के दूंगा। इसी के साथ 7th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 8th एपिसोड में हम देखते हैं कि सूर्य प्रताप मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है कि महाराष्ट्र की सरकार जोर लगा रही है कि वे तेलगी को निकालकर महाराष्ट्र ले जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिर मिनिस्टर कहता है कि आप ये कैसेट हमारे पास छोड़ दीजिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। फिर राजेश मिनिस्टर को कहता है कि हमें कुछ करना होगा ताकि तेलगी कर्नाटक से बाहर न जा पाए। फिर असेंबली में कर्नाटक का मंत्री प्रस्ताव रखता है कि तेलगी के साथ महाराष्ट्र के कई मंत्री जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि तेलगी को महाराष्ट्र ना भेजा जाए। फिर सूर्य प्रताप तेलगी से मिलने के लिए जेल जाता है और उससे सवाल करता है कि आप इस व्यवसाय में कब से हैं। जब उन्हें सही जवाब नहीं मिलता तो पुलिस वाले टाइम बे टाइम तेलगी को सवाल जवाब के लिए तंग करने लगते हैं। अब दिन हो या रात उससे बार बार यही सवाल पूछे जा रहे थे। तेलगी कहता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरी तकदीर बदलने में आपको सालों लग जाएंगे। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार तेलगी को लेकर एक दूसरे के साथ भिड़ गई थी और दूसरी तरफ दोनों स्टेट की रूलिंग पार्टी 2004 में होने वाले इलेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ महागठबंधन बनाने में जुटी थी। अब्दुल वकील को बुलाता है और कहता है कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मैं बाहर आना चाहता हूँ, कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। फिर वकील देव साहब के पास आने वाले इलेक्शन के लिए मिठाई पहुंचाता है। कर्नाटक में राजेश मंत्री शशिधर को कहता है कि अब शेख को सूली पर चढ़ाने का समय आ गया है। अब फाइनली शेख अंदर और अब्दुल कर्नाटक की जेल से बाहर आ गया था। जब ये बात सूर्य प्रताप को पता चलती है तो वो जेल में आकर उछल कूद करता है। मैडम हलानी कहती है कि कोर्ट का ऑर्डर है, पूछताछ के लिए महाराष्ट्र लेकर जा रहे हैं। फिर अब्दुल सूर्य प्रताप को कहता है कि सर आपने सही सुना था, मैं पैसे कमाता नहीं बनाता हूँ। अब तेलगी उनकी नाक नीचे से निकल जाता है और सूर्य प्रताप की टीम धरी की धरी रह जाती है। अब्दुल को पुणे की सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया जाता है। रात को जब अब्दुल खाना खा रहा था तो पुलिस वाले आकर उसे धोते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं बता तुम्हारी कितनी बड़ी सिंडिकेट थी। अब्दुल कहता है जाकर जादव से पूछ। पुलिस वाले कहते हैं अगर किसी मंत्री का नाम लिया तो हर रोज आकर तुझे ऐसे ही मारेंगे। फिर अब्दुल वकील से पूछता है कि ये क्या हो रहा है।
2 पुलिस वाले मुझे मार कर गए हैं। वकील बताता है कि उन्होंने अपने 2 अड्डों पर रेड भी मारा है। अब ये सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जादव, सूरी, हलानी, इन सब का इरादा अब तुझे जेल में ही सड़ाने का है। अगले दिन वे पुलिस वाले फिर से आते हैं और अब्दुल को मारते हैं। फिर अब्दुल कहता है, मारने आए हो मुझे, मारो सालो, एड्स है मुझे, एक पप्पी ले लूंगा तो तुमको भी एड्स हो जाएगी, आओ किधर भाग रहे हो। अब्दुल भी एक नंबर का हरामी था। अब वो अपने तेज दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। अब उसके मुंबई के लकड़बग्गे उसे बॉम्बे लाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हलानी उसे पीट पीट कर मार डालेगी। अब्दुल के कहने पर वे सुलेमान के मर्डर का इल्जाम अब्दुल करीम तेलगी पर लगा देते हैं। अब उसे ट्रायल के लिए मुंबई लाने का ऑर्डर मिल जाता है। अब फाइनली उसके खुद के लकड़बग्गे उसे पुणे से मुंबई ले जाने के लिए आ गए थे। अब वहां पर हलानी आ जाती है और उछल कूद दिखाती है। अब तेलगी अपना दिमाग चलाकर हलानी की नाक नीचे से निकल गया था। अब्दुल को पुलिस स्टेशन में 15 दिन की कस्टडी मिलती है। कोर्ट में जब जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो, तो अब्दुल मना कर देता है। फिर रावत उसे उसकी वाइफ और बेटी से मिलने के लिए भेजता है। नफीसा उसे घर के अंदर नहीं आने देती, क्योंकि अब्दुल के कारण उसकी भी जिंदगी खराब हो गई थी। फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि मम्मी का ख्याल रखना और पढ़ाई पर ध्यान देना। सदन में मोरे फिर से सवाल उठाता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही, क्या सरकार अब्दुल के साथ मिली हुई है। फिर खाली दिखाने के लिए जाधव इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने का फैसला लेता है। अब अब्दुल करीम तेलगी कभी भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकता था। वापिस अपने शहर आकर अब्दुल खुश था, इसीलिए वो पार्टी करता है। उसकी पार्टी में उसके सारे लकड़बग्गे आए थे। उसके साथी उसे बताते हैं कि जाधव ने एक टीम बनाई है और तुम्हारा केस प्रमोद जयसिंह को दिया है और उसको बताया गया है कि तुम्हारा काम है कुछ भी काम ना करना। अब्दुल को प्रमोद जयसिंह की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब वो खुद को मुंबई का किंग समझने लगा था, क्योंकि मुंबई के सारे करप्ट पुलिस वाले और मंत्री संतरी सब उसके साथ थे। उस रात वे खूब मौज मस्ती करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कहीं ये उसकी आखिरी मौज मस्ती तो नहीं थी। अब्दुल स्टैम्प पेपर की खुशबू सूंघने के लिए तरस गया था, इसलिए वो अपनी प्रेस में जाता है और वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उन्होंने अब्दुल के बुरे समय में भी मशीन रुकने नहीं दी। उसके वर्कर्स और मोहल्ले वाले सब अब्दुल को दोबारा काम पर देखकर खुश होते हैं। उधर जयसिंह को अपनी नई SIT टीम मिल गई थी और उसकी टीम में सब लोग बूढ़े शेर थे, बिना दांत वाले। जयसिंह को अब्दुल की जो फाइल मिली थी उसमें सिर्फ 4 पेज थे। तभी उसके साथी बताते हैं कि हम लोगों को वो केस दिया जाता है जो कभी सोल्व ही ना करना हो। फिर जयसिंह से मिलने के लिए सूर्य प्रताप आता है। वो जयसिंह को बताता है कि पूरे सिस्टम में कोई भी नहीं चाहता कि हम ये केस सोल्व करें। जयसिंह कहता है, सर कुछ भी हो जाए मैं ये केस सोल्व करके ही रहूंगा। फिर सूर्य प्रताप उसे 4 फाइलें देता है जिसमें उसकी 7 महीने की मेहनत थी। फिर जयसिंह अपने बिना दांत वाले शेरों के पास जाता है और उनको सूर्य प्रताप की दी हुई फाइलें देकर कहता है, बिना दांत वाला शेर शिकार को खा नहीं सकता लेकिन उसे मार तो सकता है। फिर वे बूढ़े शेर नासिक प्रेस में जाकर मधुसूदन मिश्रा को घेर लेते हैं। मिश्रा जी के पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। फिर वे जाते हैं भराड़े के पास और सवालों की झड़ी लगा देते हैं। फिर जयसिंह शिंदे से जाकर पूछता है कि पुलिस को कैसे पता चला इस केस में तेलगी इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ अब्दुल खानापुर अपनी माँ से मिलने जाता है। पुलिस वाले उसके साथ ही जाते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो वो एक कैदी था। फिर वहाँ वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है। फिर सलीम अब्दुल को अपने फ्यूचर पर डिस्कस करने के लिए घुमाने ले जाता है। अब्दुल कहता है कि अपना फ्यूचर सेट है, सारा सिस्टम अपनी जेब में है, अपने को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन सलीम पूछता है कि मेरे फ्यूचर के बारे में क्या, मुझे 5-10 हजार भी चाहिए होते हैं तो मुझे आपसे मांगने पड़ते हैं। जब तक ये नाव चल रही है, कल को ये नाव डूब गई तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे साथ मैंने भी मेहनत की है, मुझे उसकी कीमत चाहिए। फिर अब्दुल उसकी चप्पल से पिटाई करता है। जिस हलवे के 1 चम्मच के लिए अब्दुल तरसा करता था, अब वैसा ही हलवा वो पूरे गांव में बंटवाता है। फिर वो अनाउंस करता है कि जिसको जो भी चाहिए मांग लो, आज सबकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन उसका भाई इस बात से नाखुश था। अब्दुल के साथ उसके लकड़बग्गे भी 4 दिन से पुलिस स्टेशन से गायब थे और जयसिंह उनको 4 दिन से ढूंढ रहा था। फिर वो मैडम हलानी से पूछताछ करने जाता है और उसके बाद जाता है वो जगदीश सूरी के पास। जयसिंह की इन्वेस्टिगेशन के कारण अब जाधव भी परेशान हो गया था। फिर वो जयसिंह से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि अब तक उसने क्या किया। जयसिंह बताता है कि हवलदार से लेकर कमिश्नर तक और कुछ आपके साथी भी सब तेलगी से मिले हुए हैं। फिर मुद्दे से भटकाने के लिए मुंबई में ब्लास्ट कराए जाते हैं ताकि तेलगी का केस ठंडा हो जाए। फिर जयसिंह सूर्य प्रताप से मिलता है
और उसे बताता है कि जब तक तेलगी महाराष्ट्र में है उसको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि इस चोर ने पुलिस वालों को सोने की हथकड़ी पहना रखी है। हमें उसका एड्रेस चेंज करना होगा। फिर जयसिंह और सूर्य प्रताप अब्दुल को अनऑफिशियली उसके घर से उठा लेते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर सीपी जगदीश सूरी सूर्य प्रताप से पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। सूर्य प्रताप कहता है, सर आप मीडिया वालों को ना तो ये कह सकते हो कि हमने जेल ब्रेक करके तेलगी को उठाया है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि हमने उसको उसके घर से उठाया है। दोनों ही सूरत में उंगली आपके ऊपर उठेगी। तेलगी को अनऑफिशियली कर्नाटक पहुंचा दिया जाता है। ये है संजय सिंह। ये एक ईमानदार रिपोर्टर है। इसके पास एक अज्ञात नंबर से किसी अज्ञात आदमी का फोन आता है और इसको तेलगी के रिलेटेड एक फाइल देता है। फिर संजय सिंह उस पर रिसर्च करके अपने एडिटर से सीपी सूरी का इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगता है। इंटरव्यू शुरू तो होता है मुंबई ब्लास्ट से, लेकिन खत्म होता है स्टैम्प पेपर पर। संजय सिंह बताता है कि प्रमोद जयसिंह की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में छोटे से लेकर बड़ा पुलिस वाला सब अब्दुल करीम तेलगी से मिले हुए हैं। इस घोटाले में कई मंत्री भी शामिल हैं। ये बात सुनकर सबको दस्त लग जाते हैं। मोरे सदन में चिल्लाता है कि अगर इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहीं अनशन पर बैठ जाऊंगा। फिर वकील आकर अब्दुल को बताता है कि अब मुंबई से कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। अब अपनी धोती बचाने के चक्कर में जाधव सीपी जगदीशपुरी को भेजकर खुद के ही एक गोडाउन पर रेड डलवाता है जो उसने तेलगी को दे रखा था। उसमें 2000 करोड़ के स्टैम्प पेपर पाए जाते हैं। अब पुलिस की भी नाक बच गई थी। सीपी सूरी इंटरव्यू देते हैं कि अब महाराष्ट्र पुलिस और कर्नाटक पुलिस इस केस पर मिलकर काम करेगी। जब ये बात अब्दुल को पता चलती है तो वो उदास होने की बजाय खुश हो जाता है और कहता है कि सबकी फटी पड़ी है, ये सोचकर कि मेरे मुंह से किस किस के नाम निकलेंगे। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं काफी दिनों से स्टैम्प पेपर केस में कोई भी खास हलचल नहीं हुई थी, इसलिए एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट दत्ता दादा ने 2003 में एक PIL फाइल कर दी और कहा कि मैं आम जनता का पैसा किसी और को खाने नहीं दूंगा। जितने भी लोग तेलगी के साथ जुड़े हैं सबको सजा दिलवाऊंगा। अब जगदीश सूरी को भी चिंता थी कि रिटायरमेंट से पहले उसके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए। फिर पेपर में न्यूज आती है, SIT इन महाराष्ट्र गिवन कंप्लीट पावर। ये न्यूज तेलगी पढ़ लेता है। फिर वो इंस्पेक्टर डोम्बे के पास फोन करता है। डोम्बे कहता है जयसिंह किस किस को गिरफ्तार करेगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। डोम्बे ने जयसिंह को जितना भी आंका था कम ही आंका था। जयसिंह अब्दुल करीम तेलगी के सभी लकड़बग्गों को गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें मैडम हलानी, मधुसूदन मिश्रा और सीपी जगदीश सूरी भी शामिल थे। अब कर्नाटक सरकार को भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि वहां भी तेलगी के कुछ लकड़बग्गे थे। वकील अब्दुल को जाकर बताता है कि मैंने मशीनें कहीं और शिफ्ट करवा दी हैं। JK और सलीम छुपे हुए हैं। अब्दुल कहता है कि अब मुझे ये साबित करना होगा कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया है, ताकि फोकस सिर्फ एक मछली पर ना आए बल्कि पूरे तालाब पर आए। लेकिन इंडिया की सच्चाई ये है कि पैसा चाहे हार जाए, पावर कभी नहीं हारती। फिर अब्दुल की माँ उसके पास फोन करती है और कहती है कि बेटा तूने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन बदनामी उससे भी ज्यादा कमा ली। मुझे मेरा वही पुराना अब्दुल लौटा दे। अब पुलिस तेलगी का नार्को टेस्ट करवाने का प्लान बना रही थी, जो अब तक इंडिया में 2 या 3 बार ही किया गया था। ये पुलिस की नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन थी। अकॉर्डिंग टू रूल किसी की मर्जी के बिना उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता था। वकील अब्दुल को कहता है कि तुम पेपर पर साइन मत करना। फिर सूर्य प्रताप नार्को टेस्ट के पेपर लेकर अब्दुल के पास जाता है। अब्दुल के दिमाग में पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही थी, वो पेपर पर साइन कर देता है। अब्दुल आदमी जरूर छोटा था, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी थी जो अभी खत्म नहीं हुई थी। दिसंबर 2003 में अब्दुल का नार्को टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में उसके साथी पॉलिटिशियन का नाम पूछा जाता है। अब्दुल जाधव, शेख और धूमल का नाम लेता है और बताता है कि अब ये लोग मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे। अब ये वीडियो फुटेज हर टीवी चैनल की न्यूज बन जाती है। वकील इंटरव्यू देता है कि अब्दुल तो एक छोटा सा प्यादा है, असली महारथी तो पॉलिटिशियंस हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं। अब्दुल की माँ का देहांत हो जाता है। सलीम अब्दुल को कहता है कि माँ ने बहुत इंतजार किया तेरा, तुझे तरसती हुई ही चली गई। फिर सलीम अब्दुल से मैयत का खर्चा मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत खर्चा किया है इस पर। अब्दुल फिर से उसे पीट देता है, क्योंकि उसके काम ही मार खाने वाले थे। मार्च 2005 में अब्दुल सूर्य प्रताप को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ जिसमें हर उस इंसान का जिक्र होगा जिसको आप पकड़ना चाहते हैं। उनका नाम, पता और सबूत सब कुछ मेरे पास है। अब कर्नाटक के पॉलिटिशियंस को भी खतरा हो गया था। फिर वे एक गेम खेलते हैं। वे भारत के अलग अलग राज्यों से अब्दुल के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास और
कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये केस अब स्टेट एजेंसी नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसी संभालेगी। जयसिंह और सूर्य प्रताप से ये केस वापस ले लिया जाता है। 2007 में स्टैम्प पेपर पर सुनवाई होनी थी। वकील बताता है कि वे अब आपकी पत्नी नफीसा की गवाही लेने वाले हैं। फिर पुणे कोर्ट में नफीसा को लाया जाता है। अब्दुल अपनी बेटी और पत्नी से मिलता है। नफीसा कहती है कि मैंने तुम्हारी टूटी हुई चप्पल देखकर तुमसे शादी की थी, तब तुम्हारे पांव जमीन पर थे। फिर वो अब्दुल को कोसती है और कहती है कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो खत्म कर दो ये सब कुछ। तुमने मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, कम से कम अपनी बच्ची की जिंदगी तो खराब होने से बचा लो। फिर अब्दुल कोर्ट में बयान देता है, दिस होल स्कैम वाज डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूट बाय मी। इस स्कैम के लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ। नार्को टेस्ट जो मेरे ऊपर किया गया था वो फेक था और उस टेस्ट में मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए थे मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। अपनी वाइफ के कहने पर अब्दुल ने जुर्म कबूल कर लिया था। फिर संजय सिंह उससे पूछता है कि आपने किसी का नाम क्यों नहीं लिया। अब्दुल कहता है कि इस सिस्टम से लड़ते लड़ते मुझे सिस्टम से प्यार हो गया था, बस इसीलिए मैंने सिस्टम के किसी बंदे का नाम नहीं लिया। 10 साल बाद 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलोर की जेल में अब्दुल बेहोश पाया गया। फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। अब वो हर पल अपने बीते हुए समय को याद करता था। हर वो इंसान जिसने उसके अच्छे बुरे समय में उसका साथ दिया, वो पल पल उन्हें याद करता था। फिर उसी हॉस्पिटल में ही अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो जाती है। 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम करने वाला खाली हाथ अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद वकील और जेके अब्दुल की वाइफ नफीसा के पास जाते हैं। वे उसे अब्दुल की खरीदी हुई प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स सब कुछ नफीसा को सौंप देते हैं। फिर दिसंबर 2017 में अब्दुल की वाइफ अब्दुल के कमाए हुए काले पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी सरकार को सरेंडर कर देती है। यह है अब्दुल करीम तेलगी की ओरिजिनल फोटो। 1998 से लेकर 2002 के बीच स्टैम्प पेपर्स की मात्रा को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी स्टैम्प पेपर्स को लीगल घोषित कर दिया। अब्दुल ने किसी की जिंदगी खराब नहीं की थी, किसी का घर नहीं उजाड़ा था। जो भी पैसा कमाया गवर्नमेंट से कमाया था। उसने किसी आम इंसान को नहीं लूटा था जैसे गवर्नमेंट लूटती है। हालांकि ये पैसा उसका नहीं था, ये पैसा देश की जनता का था। वो पैसा जो अब्दुल ने कमाया गरीबों की वेलफेयर स्कीम में लग सकता था, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बन सकते थे। अब्दुल झुग्गी में पैदा हुआ, उधर ही बड़ा हुआ, दूसरों का झूठा खाना खाया, ट्रेन की पटरी पर हकता था। वो जिस सिस्टम ने उसे गरीब बनाकर रखा था, उसी सिस्टम को जेब में करके अब्दुल ने अपनी गरीबी मिटाई। अगर अब्दुल इस सिस्टम को नहीं तोड़ता तो ये सिस्टम कब का अब्दुल को तोड़ चुका होता। दोस्तों, मेरा मानना है कि पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन सही तरीके से। मैं किसी स्कैम या फ्रॉड को प्रमोट नहीं करता। अगर आपके पास परिवार है और अच्छे दोस्त हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि अंत समय में आपके साथ रिश्ते खड़े होते हैं, पैसा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित थी। आप इसे बेधड़क शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों को भी पता चले कि फ्रूट बेचने वाले ने किस तरह से पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। तो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।